हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी, ये फिल्म आई थी सन 2012 में और रणबीर कपूर के करियर की कुछ ही फिल्में हैं जो बहुत चुनिंदा हैं और बहुत अच्छी हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि जब जब मतलब अगर हम लोग रणबीर कपूर के करियर को डिस्कस करेंगे तो ये फिल्में तो ज़रूर इसका नाम हमारी ज़बान पे आएगा। और जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, ये फिल्म थी बर्फ़ी। जी हाँ, बर्फ़ी, जिसे बनाया था अनुराग बासु ने। और एक तरीके से रणबीर कपूर को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रणबीर कपूर को आप लोगों ने एनिमल मूवी में बहुत पसंद किया, मतलब एक अल्फ़ा मेल के तौर पर। लेकिन जब आप बर्फ़ी में रणबीर का ये किरदार देखेंगे ना, तो ये अल्फ़ा मेल, ये कोई भी मैटर नहीं करेगा। क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है जो ना सुन सकता है, वो बोल सकता भी बिल्कुल नहीं है। अपने इशारों से, अपनी मासूम हरकतों से सामने वाले को हंसाता भी है, रुलाता भी है, गुदगुदाता भी है। और ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स होते हैं और बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह के चैलेंजिंग रोल को इतनी बखूबी से निभाया है। और उन एक्टर्स में से एक नाम रणबीर कपूर का भी है, जिसने इतने कठिन किरदार को इतनी मासूमियत के साथ निभाया है, जिसमें आपको ना कुछ बोलना है, कोई डायलॉग भी याद नहीं करने, बस अपने इशारों से, एक्शन से पब्लिक के दिल में जगह बनानी है। एक ऐसा मासूम सा, एक कहते हैं ना, एक ऐसी एक मासूम सी एक याद बनानी है दर्शकों के दिलों में, जो हमेशा उनके साथ में रहे, हमेशा वो अप्रिशिएट करें जब ये फिल्म देखें। तो रणबीर एक पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, एक इंसान के रूप में कैसे हैं मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन एक एक्टर के रूप में तो लाजवाब में। और रणबीर कपूर की ही वजह से जो है नेपोटिज्म का थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, जो नेपो प्रोडक्ट होते हैं वो भी काम कर सकते हैं, उन्हें भी काम आता है। और रणबीर कपूर की वजह से ही हम ये कह पाते हैं। बहुत ही चंद ऐसे नेपो किड्स हैं जिन्होंने वाकई खुद को साबित किया है, और रणबीर कपूर भी उस लिस्ट में, उनका नाम बखूबी आता है। अब मैं बात करूँगी, इतनी मैंने बात कर ली जिस फिल्म के बारे में और फिल्म के हीरो के बारे में, तो फिल्म की हीरोइन के बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इस फिल्म का नाम है बर्फ़ी, जो कि मैं बात कर चुकी हूँ। तो बर्फ़ी की जो बर्फ़ी है मेन, यानी कि रणबीर कपूर, उसके बारे में तो मैं बात कर चुकी हूँ। अब मैं बात करूँगी प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जो कि अगेन इस फिल्म का दूसरा नगीना है। एक नगीने, अगर मैं कहूँ तो रणबीर कपूर है, दूसरा नगीना प्रियंका चोपड़ा है। मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि अब बॉलीवुड ने प्रियंका चोपड़ा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, या खुद प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ मैं आज की तारीख में प्रियंका चोपड़ा को, क्योंकि वाकई प्रियंका चोपड़ा जैसी वर्सटाइल स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस की इतनी ज़रूरत है ना कि मैं क्या कहूँ। इन्होंने, प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है इस फिल्म में जो ऑटिस्टिक पेशेंट है। देखिए, ये ऑटिज़म एक तरह की एक बीमारी होती है, और इस बीमारी में जो पेशेंट होता है उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग होती है। शाहरुख खान ने भी माय नेम इज़ खान मूवी में इसी ऑटिस्टिक इंसान का किरदार निभाया था, और प्रियंका चोपड़ा ने भी ये किरदार निभाया है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा का जो किरदार है वो बड़ा ही डिफरेंट तरीके से है। एक ऐसी बच्ची का जिसको जन्म उसकी माँ ने देने के बाद ही, और उसके पिता ने उसको ठुकरा दिया। तो आप सोचिए, एक बच्चा एक चैलेंज के साथ एक दुनिया में आता है,
और आने के बाद उसके अपने ही माँ बाप उसको धुतकार दें, और माँ बाप एक अच्छे परिवार से हैं, वेल ऑफ हैं, लेकिन वही वाली बात है कि माँ शराबन और बाप घर जवाई जुआरी। तो ये लोग क्या एक बच्चा, स्पेशल बच्चे की केयर करेंगे? और ऐसे माँ बाप होते हैं जिनको वाकई ऐसे स्पेशल बच्चों को हैंडल ही करना नहीं आता। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे को किसी भी तरह का कोई कंफर्ट दे नहीं पाते, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ऐसे में बच्चा ही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, उसके साथ एक जानवर से भी बदतर सलूक होता है, वो एक बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है। और कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपनी क्षमता से बढ़कर अपने बच्चे जो एक स्पेशल नीड्स में है उसको वो सारे सुख सुविधा तो देते ही देते हैं, बल्कि उसको इस लायक बनाते हैं कि वो चार बंदों में बैठकर अपना एक पक्ष रख सके। तो ऐसे भी माँ बाप होते हैं। देखिए, फाइनेंशियली मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई फाइनेंशियली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियली ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, पर उसके बावजूद भी वो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। और कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, लेकिन उनका कोई अपने बच्चे के प्रति ना कोई प्यार है, ना कोई मोह है, ना कोई अटैचमेंट है। उनको लगता है कि यार ये बच्चा तो कहाँ से आ गया। आप देखिए, जब कोई नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कितना जश्न मनाते हैं, पार्टियाँ मनाते हैं, लेकिन जब किसी कपल के घर में कोई स्पेशल चाइल्ड, कोई जो बच्चा स्पेशल नीड्स में होता है, वो खुशियाँ नहीं मनाते। उनके घर में ऐसा माहौल होता है जैसे मानो कि पता नहीं, अब मैं क्या बोलूँ। लिटरली जो लोग आते हैं वो रोते हैं कि कैसी औलाद पैदा हो गई है, माँ बाप के तो भाग ही फूट गए हैं, अब क्या होगा, कौन से जन्म का पाप है जो ये बच्चे के रूप में माँ बाप के सामने आ गया है। अब तो खैर दुनिया काफ़ी बदल गई है, लेकिन आज भी इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप का पाप माना जाता है, आज भी माना जाता है। वो बात अलग है कि वो बच्चे अगर उनकी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हो, उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए, तो वो बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। अगर आपने पैरालंपिक देखा होगा तो ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे उस प्लेटफॉर्म पे जिनको फ़िज़िकली इतनी तकलीफ़ है, पर उसके बावजूद भी उनके अंदर जो हुनर है वो उसको किस तरीके से मांझते हैं और उस हुनर को किस तरीके से इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो माँ बाप का भी होता है, लेकिन बट माँ बाप को काफ़ी वक्त लगता है सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करने में। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो खैर, फिर तो बच्चे की वो अच्छे से ही कर पाते हैं। कुछ लोग तो लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते। आपको शायद लगता है कि हाँ वो बच्चे को पाल रहे हैं, उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको अपने बच्चे से सिर्फ तकलीफ़ ही होती है और गुस्सा ही आता है, क्योंकि वो हैंडल ही नहीं कर पाते। कुछ बच्चे का भी अपना एक हिसाब किताब रहता है, हर चीज़ मैटर करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लोग पार्टियां करते हैं कि चलो हमारा बच्चा 3 महीने का हो गया, लेकिन जो ये बेचारे स्पेशल नीड्स में बच्चे होते हैं इनके लिए कोई ऐसी पार्टियां नहीं होती हैं। हाँ, जब माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो फिर बात कुछ और हो जाती है, नहीं तो फिर माँ बाप जो हैं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट इसीलिए भी करते हैं कि बच्चे के मन में ये ना रहे कि भाई हमारे लिए कोई, हमारे माँ बाप ने कोई सेलिब्रेट नहीं किया, तो उनका दिल रखने के लिए। बट वैसे उनको लेकर बहुत ज़्यादा माँ बाप चिंता करते हैं जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं कि हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा। एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये चिंता होती है पर कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आगे भी जब मैंने ऐसी सेंसिटिव फ़िल्मों के बारे में बात की है, चाहे वो रानी मुखर्जी की ब्लैक हो, मनीषा कोइराला की खामोशी द म्यूज़िकल, या शबाना आज़मी और नसीरुद्दीन शाह की स्पर्श हो,
बहुत मैंने ऐसी सिचुएशन में, स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं उन पर बनी फ़िल्मों के बारे में मैंने बात करी है। मैंने उन बच्चों के माँ बाप के ऊपर भी, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करी है। मैंने बहुत बात करी है क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को अपने सामने करीब से देखा है, तो मुझे उनकी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता होती है कि उन बच्चों में कितना करेज होता है, कितना जज्बा होता है कि भाई हमें एक मौका मिले तो हम साबित कर जाएं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बस उन्हें वो मौका नहीं मिलता है और उस मौके को खोजने के लिए, करने के लिए जद्दोजहद वो करते हैं। एक तरीके से अपनी आधी से ज़्यादा उम्र निकाल देते हैं। कुछ को प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। तो ये है कहानी इन स्पेशल नीड्स में सफ़र किए हुए लोगों की। तो यहाँ पर भी ऑटिज़म से पीड़ित होती हैं प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने माय गॉड इतना बेहतरीन किया है, परफॉर्मेंस दी है कि मानो लगता है कि जिस तरह का विज़न, जिस तरह का जो एक एक डायरेक्टर ने एक देखा होता है कि अपने कैरेक्टर को मुझे किस दिशा में लेके जाना है, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने बिल्कुल वैसे ही जो है अनुराग बासु की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आर्टिस्ट लोग बिल्कुल वैसा ही अपना परफॉर्मेंस देते हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस डायरेक्टर चाहता है। और अनुराग बासु एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर से की, फिर उन्होंने सीरियल डायरेक्ट किए और फिर जब उन्होंने फिल्में डायरेक्ट की तो वाकई उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्या है। और ऐसे डायरेक्टर को जब इतने बढ़िया कलाकार मिल जाते हैं तो उसकी चांदी हो जाती है। और बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्ट थी ये। और जो रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था, कहीं ना कहीं वो इंस्पायर था चार्ली चैपलिन से, क्योंकि चार्ली चैपलिन भी अपने एक्शन से लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे। यहाँ पर भी जो डील डॉल है, जो चाल ढाल है रणबीर कपूर की, उसे कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन से भी इंस्पायर किया गया है। अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी होगी तो आप मेरी बात से ज़रूर सहमत करेंगे। इस फिल्म में थी इलियाना डिक्रूज़, जिनकी ये पहली फ़िल्म थी। इस फिल्म के लिए जो है उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला था और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वो बात अलग है कि प्रियंका चोपड़ा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और ना ही मिला नेशनल अवार्ड और ना ही मिला था रणबीर कपूर को नेशनल अवार्ड। मुझे लगता है इन दोनों को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था क्योंकि परफॉर्मेंस ही इतना ज़बरदस्त था। तो कहानी कुछ यूँ भटक कर निकल कर सामने आती है कि जब दो ऐसे लोग जो समाज के दुत्कारे हुए होते हैं, रणबीर कपूर जन्म से ही ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, पर उनकी मदर की डेथ हो जाती है। उनकी मदर ने एक रेडियो स्टेशन मर्फी के नाम से उनका नाम रखा जाता है, लेकिन जब रणबीर कपूर अपना नाम बोलते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे मानो वो बर्फ़ी बोल रहे हों, इसीलिए हर कोई उन्हें बर्फ़ी ही बोलता है और इसी वजह से इस फिल्म का नाम बर्फ़ी ही पड़ गया। तो जो रणबीर कपूर होते हैं वो अपने पिता के साथ रह रहे होते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उनके पिता भी इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर उन्हें साथ मिलता है प्रियंका चोपड़ा का, जो एक तरीके से अपने परिवार की ठुकराई हुई हैं। तो किस तरीके से दो अधूरे लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कितना कंप्लीट करते हैं, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नॉर्मली जब कपल्स शादी करते हैं तब इनको लगता है कि भाई हम दोनों शादी करेंगे, बच्चे बच्चे पैदा करेंगे, बस्ती बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे दो लोग हैं जिनकी बस्ती ने ही जो है वो बेदखल कर दिया है। तो वो ऐसे लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को इतना कंप्लीट कर देते हैं कि किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं होती। और इस फिल्म में भी दोनों के बच्चे नहीं दिखाए गए हैं कि भाई दोनों ने शादी की है और शादी के बाद दोनों के बच्चे हैं, नहीं, बच्चे नहीं होते। तो जो बिल्कुल सही दिखाया है। और जो रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मतलब किसी भी तरीके की कोई अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता
उन दोनों के रिलेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि दोनों वाकई जेन्युइनली एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों के पास एक जेन्युइनली वजह है एक दूसरे से प्यार करने की। और वो वजह ये है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, सिर्फ़ एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों ये नहीं देख रहे कि भाई ये लड़की सुंदर है तो आगे मेरे बच्चे भी सुंदर पैदा होंगे, कि ये लड़का जो है ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो आगे हमारे बच्चे भी ऐसे पैदा होंगे। लड़का कुछ कमाता नहीं है तो मुझे कुछ देगा नहीं, मेरा ख्याल कैसे रखेगा। जो सांसारिक ज़रूरतें होती हैं ना, हम बेसिकली इस ज़रूरत को देखकर ही शादी करते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जिसके साथ हम उस इंसान के साथ शादी करें जिसके साथ जब भी हम एक एक अपनी सांस लेना तो उस हर सांस में हमें सुकून महसूस हो। और सच्चा सुकून देखा जाए तो ना पैसे में है और ना ही किसी तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बातें सिर्फ बोलने की हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको पैसा भी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे देश की हालत ही ऐसी हो गई है। आज हर जगह पर इतना कुछ हो रहा है तो हमें पैसे की ज़रूरत ना चाहते हुए भी हमने पैसे को ज़रूरत दे दी। अब जैसे इतना भारी जो है संकट हमारे देश पे आया हुआ है। पहले जंग का प्रॉब्लम था, फिर उसके बाद उससे भी पहले जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, और फिर अब देखिए कि बाढ़ से पीड़ित हैं। पंजाब में कितनी बाढ़ आई हुई है, कितने लोगों को मदद चाहिए, रहम चाहिए, आसरा चाहिए। तो चाहिए ना, तो उसके लिए पैसा, लोग कितनी चैरिटी कर रहे हैं, कितना पैसा भिजवा रहे हैं अपनी अपना जितना भी जिससे जो बन पड़ रहा है। क्योंकि ये हालात ही ऐसे कर दिए हैं, हम चाह कर भी जो है पैसे से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। और इसी वजह से जो है आज सच्चे रिश्ते, सच्ची मोहब्बतें पैसे में ही फिस कर दब कर रह चुकी हैं। लेकिन जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक सच्चा रिश्ता होता है। और एक सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि आपको बस एक दूसरे का साथ ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। और इसी वजह से जो है रणबीर कपूर को जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है पहली, वो इसी वजह से उसको छोड़ के जाती है, और वो होती है इलियाना डिक्रूज़ की। ये गूंगा है, बहरा है, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा और प्रैक्टिकली हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब वो किसी और से शादी कर लेती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन तब तक उसकी लाइफ में झिलमिल आ चुकी होती है, जो होती है प्रियंका चोपड़ा, जो एक ऑटिज़म बीमारी से शिकार होती है। लेकिन रणबीर को एक्चुअल में समझ में आ जाता है कि ये लड़की सिर्फ मुझसे प्यार करती है और इसे मेरी ज़रूरत है और मुझे इसकी ज़रूरत है। दोनों अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन को एक दूसरे का साथ पाकर पूरा करते। वो कहते हैं ना, यू कंप्लीट मी, वी कंप्लीट ईच अदर। ये जो डायलॉग होता है ना, इसका असली मतलब आपको रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा को देखकर मिलेगा जब आप ये फ़िल्म बर्फ़ी देखेंगे, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने हाल ही में इस फ़िल्म को देखा, मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी थी। इस फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। लेकिन जितने भी गाने हैं उस टाइम पर बहुत पॉपुलर हुए थे। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब काफ़ी डिफरेंट है, अच्छे हैं। प्रीतम ने अच्छा म्यूज़िक दिया है और इस फ़िल्म की कहानी के साथ बहुत मैच करता है और बहुत ही खूबसूरतली इन्हें फ़िल्माया गया है। और ये फ़िल्म आप फैमिली के साथ देख सकते, नहीं देख सकते ये मैं नहीं कह सकती हूँ, बट आप अगर अकेले देखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, फैमिली के साथ बैठकर देखने में अपना मज़ा होता है, लेकिन अकेले बैठकर फ़िल्म देखने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। क्योंकि उस टाइम पर आप होते हैं, आपकी तन्हाई होती है और होती है वो फ़िल्म। तो मैं तो आपको यही कंसिडर करूँगी। और इस फ़िल्म में जो दिखाया गया है ना, कि जो स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं उनके अंदर भी वही सेम फीलिंग होती है, वही उनके अंदर वही सेम हालात, जज्बातों को महसूस करने की क्षमता होती है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो
कहते हैं ना जज्बात होते हैं, वो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन के आगे थोड़ा सा उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। आप देखेंगे जितने भी बच्चे या लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं, ये कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास नहीं जाते। इनको पता होता है कि जिस चैलेंज को लेकर अब हम इस दुनिया में आए हैं, वो अंत तक हमारे साथ में रहेगा और वही हमारा सच्चा दोस्त रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई हमसे मिलेगा, बिछड़ेगा, लेकिन ये जो चैलेंज है, ये जो हमारी जो एक तकलीफ़ है, ये हमारे साथ ही इस दुनिया से जाएगी। ये हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और कभी कभी ये जो चैलेंज होता है जो आप लेकर इस दुनिया में आते हो, ये आपको तकलीफ़ भी देता है, दर्द भी देता है और हिम्मत भी देता है, और आपकी हिम्मत भी बनता है और दूसरों के लिए भी आप एक तरीके से एक इंस्पिरेशन बनकर निकलते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं औरों के लिए, लेकिन जो ये कमी होती है, ये कहीं ना कहीं आपको चाह कर भी बाकी लोगों से अलग ही करती है। आप कितना भी अपने आप को नॉर्मल माने, नॉर्मल आपको ऐसा ट्रीट कराया जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो बच्चे स्पेशल नीड्स में, पहले क्या होता था, इन बच्चों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, ऐसे लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था, लोग मजाक उड़ाते थे, इनके लिए कोई स्पेशल स्कूल या स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होती थी। बट आज थैंकफुली सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी जो है काफ़ी सुख सुविधा का प्रबंध किया है और इन्हें काफ़ी अच्छे से लोग देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पहले तो रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी। मैंने बहुत बातें करी हुई हैं तो मैं इन बातों को रिपीट नहीं करूँगी कि किस तरीके से आँखों से ही लोग जो थे ऐसे लोगों को हैरेस करते थे कि ये बच्चे, ये लोग अगर कहीं किसी जगह पर गए हैं तो लोग इनको इतना घूर घूर के देखते थे जैसे मानो कोई एलियन आ गया हो। अब तो खैर वो सारी बातें बहुत पीछे छूट गई हैं, अभी भी है लेकिन काफ़ी हद तक कम है। तो जो उनकी तड़प होती है, जो उनका एक एक जुनून होता है, वो इतने ज़्यादा, मतलब अगर कोई उनके लिए एक कदम भी हाथ बढ़ाता है तो वो कितने उनके लिए फील करते हैं, कितने थैंकफुली फील करते हैं, ये आपको ये फ़िल्म देखकर पता चलेगा। और बहुत अच्छे से अनुराग बासु ने इस फिल्म में वो सारी बातें, वो सारे इमोशन दिखाए हैं। तो मैं अब ज़्यादा इसके बारे में क्या बात करूं, मैं वही बातें रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, मैंने बहुत बात करी है। और इस तरह के किरदार निभाने के लिए बहुत सारा करेज, पेशेंस और एक डेयरिंग पना चाहिए होता है, जो प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर ने दिखाया। बहुत कम ऐसे चंद आर्टिस्ट होते हैं जो इस तरह के किरदारों में इतनी मेहनत करते हैं कि खूबसूरत किरदारों को वो और भी ज़्यादा अपनी बेहतरीन अदाकारी से खूबसूरत बनाकर चले जाते हैं। तो ये फ़िल्म भी वैसी ही है। और कोई कह सकता है कि जो प्रियंका चोपड़ा है वो मिस वर्ल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने कितना डिफ़िकल्ट रोल किया। उन्होंने ना ही अपनी लुक्स के बारे में सोचा कि मैं थोड़ी अजीब लगूंगी, क्योंकि जो बच्ची, जो एक लड़की है जो ऑटिस्टिक पेशेंट है, उसका हाव भाव एक नॉर्मल लड़की की तरह तो होगा नहीं, वो डिफरेंटली चलेगी, उठेगी, बैठेगी। तो उसके बावजूद भी प्रियंका ने ये रोल किया एंड ट्रस्ट मी, मेरे दिल में बहुत सारी रिस्पेक्ट प्रियंका चोपड़ा के लिए हुई। बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने प्ले किया। और रणबीर को, भले ही पर्सनल लाइफ में रणबीर कपूर कैसा भी हो, लेकिन एक एक्टर तो वो बहुत बेहतर है। और इस फिल्म के लिए तो मैं क्या बोलूँ कि भाई, आप लोगों को रणबीर कपूर एनिमल मूवी में बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मार्ट लगा, लेकिन मुझे इसमें जो रणबीर कपूर है बर्फ़ी मूवी में, जो रणबीर कपूर जितना प्यारा लगा, एक मासूम इंसान लगा ना, वो मासूमियत एनिमल के रणबीर कपूर से कई ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो हमेशा रहेगी। मैं इस फिल्म को रणबीर कपूर के करियर की बेस्ट फिल्म मानती हूँ और ये है भी, और हमेशा मानती रहूँगी। आप लोगों को अगर एनिमल को मानना है तो आप मान सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये फ़िल्म है। और मैं तो चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें
और देखें कि एक वक्त पे वाकई हमारा सिनेमा कितना अच्छा हुआ करता था और कितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे और एक्टर भी कितने मंजे हुए हुआ करते थे, जो कहते हैं ना डायरेक्टर की इमेजिनेशन को उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत परफॉर्म करके दिखाते थे। तो ये थे रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा। इलियाना डिक्रूज़ इस फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है, बहुत प्यारी लगी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। उन्होंने भी अपनी आँखों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी मासूमियत से डेफिनेटली दिल जीता है। वो बात अलग है कि आगे लोगों को लग रहा था कि ये बंदी बहुत आगे जाएगी, लेकिन इलियाना डिक्रूज़ आज की तारीख में कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, आपको पता ही है। इतना शानदार करियर उनका नहीं बन पाया जितना प्रॉमिसिंग उनका डेब्यू था। तो चलिए, मुझे ज़्यादा कुछ और कहना नहीं है इस फिल्म के बारे में। मैंने अपनी तरफ से जितना भी मेरे मन में था, जितना भी मेरे जो मैं फ़ील किया मैंने ये फ़िल्म देखकर, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नई फ़िल्म के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।